वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया जी, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये बात आई कहाँ से? ये बात सबसे पहले सोची थी हम, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर हम लाइट को देखें, ये जो बाद में आप जिन्होंने ज्वाइन किया है वो गौर से सुने, कि उन्हें पता है कि लाइट को जब हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्योर वेव के तौर पर लिया, तो जो वेव होती है, लाइट को एज अ वेव कंसिडर करते हुए ये फिनोमिना सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया लाइट को वेव कंसिडर करते हुए। यानी इनमें लाइट ने एज अ वेव बिहेव किया, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, डायफ्रैक्शन का और पोलराइजेशन का। ये सारे फिनोमिना ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है इट इज वेव। लेकिन कुछ फिनोमिना जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़े, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन्स इफेक्ट हो गया, ये फिनोमिना इस तरह पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, ये उस वक्त फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाए जब हमने लाइट को क्या कंसिडर किया है, क्या प्रूफ, क्या अपना थ्योरी पेश किया है कि लाइट फोटॉन है। फोटॉन का मतलब इसे हमने क्या कंसिडर किया है, पार्टिकल कंसिडर किया है। यानी ये सारे फिनोमिना ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल है। तो इसका मतलब है लाइट कुछ फिनोमिना में प्योरली वेव बिहेव करती है और लाइट कुछ फिनोमिना में एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर, दोहरी नोयत है, डबल करेक्टर है इसका। ठीक है, तो ये ड्यूअल नेचर है। अब जो डी ब्रॉगली था, इसने ये कहा कि अगर मैं नेचुरल सिमिट्री को सामने रखूं, नेचुरल सिमिट्री, नेचुरल सिमिट्री क्या है, नेचर की सिमिट्री को अगर हम सामने रखें, क्या मतलब कि जो फिनोमिना किसी एक स्केल पर हो रहा है वो दूसरे स्केल में भी वैसे ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहा है, और हमारा पूरे सोलर सिस्टम जो है, इसमें हर प्लेनेट जो है वो सूर्य के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा मून है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ढेरों ऐसे फिनोमिना है जो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि नेचर ने, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला ने एक सिमिट्री रखी हुई है इस पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस बहुत सारे फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के बाद डी ब्रॉगली ने यह सजेस्ट किया कि अगर लाइट, जो हम शुरू से ये जानते रहे कि लाइट वेव है, अगर वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल कैन आल्सो बिहेव एज वेव। ठीक है, ये इसने सजेशन दी, इसलिए इसने हमें एक थ्योरी के तौर पर पेश किया। ठीक हो गया, ये इसने सपोजिशन ली कि पार्टिकल जो है वो भी किसके तौर पर बिहेव कर सकते हैं, एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? अगर हम इस बात को सामने रखें तो थोड़ा सा इसे और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत गौर से समझने वाला ये आज का हमारा लेक्चर है, बहुत तवज्जो आप लोगों की चाहिए होगी इस पर। तो इसने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने यह सजेस्ट किया, जो मैंने अभी अल्फाज बोले हैं उनको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। डी ब्रॉगली suggested that by keeping in mind the natural symmetry if light can behave as particle
then particle should also behave as wave। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज डी ब्रॉगले, फ्रेंच साइंटिस्ट था ये, हाइपोथेसिस उसका मफरूजा था। ठीक हो गया जी, यहां तक किसी का सवाल हो लाइट की ड्यूअल नेचर के बारे में और इस जुमले के बारे में? एनी स्टूडेंट? नो सर। सही जी। चले अब हम बड़े नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। वो क्या भला, मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाऊं? नेक्स्ट पेज पे भी नहीं जाता मैं, ये यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। एक कार्टून सा होगा, उसकी बात ज़रा गौर से समझनी है, फिर उसके बाद हम कुछ नई बात की तरफ चलेंगे। प्लीज वेट। करेक्टर देख के आप बेशक कह सकते हैं कि ये मैं हूं, हाँ आप हंस सकते हैं। अच्छा, आपको ये कार्टून करेक्टर नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर आप ये समझेंगे कि ये मैं हूं तो वो कह रहे हेयर वी आर, तो आप सारे भी इस पर कार्टून ही हैं। एंजॉय। Granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. बस मैं इधर से रोक रहा हूँ। ये क्या था, ये सामने एक स्लेट नजर आ रही थी, मेटल की एक स्लेट, और उसमें दरमियान में गैप था, उसे हम स्लेट कह रहे हैं। तो स्लेट में से मार्बल्स, ठीक है, वो बचपन में मैं वो कंचे, वो बंटे, वो गोलियां खेलता था ना, तो ये वैसे ही मार्बल्स हैं, छोटे छोटे मार्बल के पीस हैं। ये थ्रो कर रहे हैं किस में से, उसमें से, उस स्लिट में से पास कर रहे हैं। और स्क्रीन पर हमें क्या नजर आ रहा है, नथिंग एल्स के हमारे पास सिवाय इसके कि एक स्क्रीन पर नजर आ रहा था हमें, हमें वो क्या नजर आ रहा था, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन नजर आ रही थी जहां पर वो मार्बल जाकर हिट कर रहे थे, उनके डॉट्स बन रहे थे, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर दो स्लिट्स आ जाएं तो फिर क्या होगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्या हुआ, दीवार पर दो स्लिट्स थी, वो मार्बल जाकर दो लाइनों में जाकर हिट कर रहे थे, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर वही बात आपके जहन में आ रही है आपके जहन में आए और आप यहाँ पर वेव के फिनोमिना को ऑब्जर्व करें, तो फिर क्या होता है, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. अगर हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा वाटर वेव्स के साथ, तो ये प्योरली वेव्स होती हैं वाटर की। तो स्क्रीन पर आप लोगों ने फर्स्ट 9th 10th में आपने रिपल टाइम में पढ़ा था, या सेकंड ईयर में आपने यंग डबल स्लिट, फर्स्ट ईयर में से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा कि लाइट की वेव जब आगे से हिट करती हैं, दो स्लिट्स में से पास करती हैं, तो वो स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा बनाती हैं, वाइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाते हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर भी हमें
ऐसा पैटर्न मिल रहा है, जबकि जो मार्बल का केस था उसमें ऐसा नहीं था। वहां पर वो दो स्लिट में से पास होकर आगे दीवार पर सिर्फ दो लाइनें बन रही थी, जैसे हमें कोई बुलेट्स हम फायर कर रहे हैं, उस दीवार पर ऐसे ही होना था, वो हमें ही नजर आया, ऐसे ही था। लेकिन आगे अब बात समझनी है, देखनी है। When we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. अगर इलेक्ट्रॉन आप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जस्ट लाइक टू मार्बल, जैसे हमारे पास छोटे छोटे मार्बल के पीसेस है, मैटर के पार्टिकल हैं, तो स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, मार्बल की तरह सिर्फ दो लाइनें ही बननी चाहिए थी, दो बैंड्स ही बनने चाहिए थे, लेकिन बनता क्या है? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. हाँ, तो मार्बल की तरह का हमें कोई पैटर्न नहीं मिला, बल्कि किसकी तरह मिल रहा है, इंटरफीरेंस का पैटर्न मिल रहा है। तो जो बहुत अजूबे वाली बात थी कि इंटरफीरेंस वाला पैटर्न मिलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने इंटरफीरेंस वाला फिनोमिना किया, और इंटरफीरेंस वाला फिनोमिना सिर्फ कौन कर सकता है, वेव्स कर सकती हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैटर है, पार्टिकल्स हैं, और वो वेव वाला फिनोमिना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आर बिहेविंग लाइक द वेव। अच्छा, आप कहेंगे ये तो कार्टून करेक्टर है, ये कार्टून करेक्टर है। तो ये जो कार्टून करेक्टर है, इसकी बजाय हमें क्या नजर आएगा, आप जरा देखिएगा बड़ा गौर से। अब सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, पहले मैं उससे जरा एक्टिव कर लूं। Now, जी, गौर से देखिएगा। ये जो वीडियो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो फिजिक्स लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया गया। इलेक्ट्रॉन थ्रो किए गए, इलेक्ट्रॉन गन से उन्हें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए दो स्लिट्स में से पास किया गया, और स्क्रीन पर इनिशियली क्या नजर आता है, वो वैसे ही नजर आएगा जैसे हमारी सोच होती है पार्टिकल के बारे में, जैसे क्लाशिंकोव से बुलेट फायर हो, रैंडमली मुख्तलिफ लोकेशन पर हिट करें। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे लिए हैरान कुन होता है। वीडियो नजर आ रही है भाई सबको? we are looking at the detector plane on the monitor. ठीक है, मैं इनकी आवाज बंद कर रहा हूँ। Bright spots appear. हाँ जी, आपको नजर आ रही है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको यही लग रहा है कि स्क्रीन पर क्या नजर आ रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बुलेट्स लाइक बुलेट्स, मार्बल्स, जो हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन पर हिट कर रहे हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट इसका देखने वाला है कि वो हमारे पास क्या है। मैं इसको जरा फास्ट आगे मूव करता हूँ ताकि फिर मैं अपनी बात समझा सकूं। ये देखें रैंडमली, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट अब फोकस करें, ये क्या बन रहा है, क्या ये इंटरफेरेंस पैटर्न है या नहीं है, मैक्सिमा और मिनिमा है या नहीं है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ये इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बनने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर किसके तौर पर बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आर बिहेविंग लाइक अ वेव, इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक अ वेव। और ये कंफर्म करता है, ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि पार्टिकल कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव। ठीक हो गया जी, ये आप लोग देख सकते, देखें शुरू में क्या पैटर्न था, इलेक्ट्रॉन रैंडमली आकर हिट कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन, लेकिन फाइनली हमारे पास दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल विड्थ के, जो इंटरफेरेंस का खासा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आर बिहेविंग एज अ वेव एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ फिनोमिना ऑफ प्योरली वेव फिनोमिना, कौन सा, इंटरफेरेंस का। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं, अब मैं अपने लेक्चर की तरफ आता हूं। ठीक हो गया जी, अभी आपके जहन में कुछ तो क्लैरिटी
आई होगी कि हमारे पास कौन सा फिनोमिना यहाँ पर पार्टिकल कर सकते हैं, वेव फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हैं। वो हम बाद में देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में तो ऐसे नहीं हो रहे, तो उसकी वजह है कुछ, वो हम देखते हैं कि क्यों नहीं होती, लेकिन वो थोड़ी देर बाद हम उसका जवाब देने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले हम ये तो देखेंगे अगर पार्टिकल अब एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं, तो इन पार्टिकल की एज अ वेव इनकी वेवलेंथ कैसे होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, वो अब हम कैलकुलेशन गौर से करते हैं। ठीक हो गया जी, जरा देखिएगा जी मेरा सोना। सबसे पहले हम फोटॉन जो पार्टिकल है उससे बात स्टार्ट करेंगे, फिर उसे हम अपने जनरल पार्टिकल के लिए अप्लाई कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है फोटॉन की एनर्जी का क्या फार्मूला है? व्हाट इज फार्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन? फोटॉन पार्टिकल की एनर्जी का क्या फार्मूला है? एनीवन? E is equal to H और F। E is equal to HF। ठीक, सही होगा ऑलमोस्ट। तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज क्या है जी, E इज इक्वल टू HF। बड़ा शार्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपकी बुक को फॉलो करके थोड़ा सा 2 लाइनें ज्यादा हैं तो हम देख लेते हैं। E इज इक्वल टू HF। आल्सो एनर्जी ऑफ फोटॉन can be written using Einstein mass energy relation। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी मालूम करनी हो तो उसके लिए आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो क्या है, E इज इक्वल टू mc²। C स्पीड ऑफ द फोटॉन यानी रेडिएशन की स्पीड है, और m क्या है, दिस इज द मैस ऑफ द फोटॉन। लेकिन फोटॉन का रेस्ट मैस नहीं होता, बल्कि फोटॉन का क्या होता है, मूविंग मैस होता है। तो ये सिर्फ उस फोटॉन की बात हो रही है विच इज इन मोशन। ठीक है जी। देखें, ये इक्वेशन 1 थी, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों ही फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को मैं कंपेयर करता हूं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड mc² इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू HF। गौर से समझते रहना भाई। अब देखें, ये जो mc है इनटू c, ये किसके बराबर आ गया, HF। mc² को मैंने ऐसे लिख दिया। ये c1 जो है ये आकर इधर f से डिवाइड हो गया, HF ओवर c बन गया। अब गौर करो, हमारे पास m क्या है, दिस इज मैस ऑफ फोटॉन, फोटॉन का मैस है, मूविंग मैस है फोटॉन का। और c क्या है, ये वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द फोटॉन है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि मैस इनटू वेलोसिटी ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। दिस इज मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। क्लियर होगी बात? m मूविंग मैस ऑफ द फोटॉन है, c वेलोसिटी है ऑफ द फोटॉन, तो ये mv मैस इनटू वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन बन गया। और ये किसके बराबर है, HF ओवर c के बराबर है। और मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। नेक्स्ट, देखिएगा, आप लोगों को पता है किसी भी वेव की स्पीड का फार्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा। v की बजाय यहाँ पर रेडिएशन है तो c आ जाएगा, c f लैम्डा। तो ये हमारे पास c ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा ओवर 1 लिख देता हूँ।
इसे इन्वर्स कर दूं तो 1 ओवर लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर सी। आप जुबानी ये आपको याद होगा, ठीक है। तो अब ये जहां पर एफ ओवर सी है इन दिस इक्वेशन, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर लैम्डा। तो यहां से मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, उसका क्या फार्मूला बन जाएगा, एच ओवर लैम्डा। ये मैंने इसलिए करवा दिया कि आप लोग बुक्स देखेंगे, आप कहेंगे वहां पर इतना ज्यादा है। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट यूर डिस्कशन, जो हम आगे अब स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास इस रिलेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये ऑलरेडी आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, उसका हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, सो momentum of photon is P is equal to H over lambda। ठीक हो गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, we can write wavelength of photon as, तो लैम्डा और मोमेंटम को हम रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से, पी इधर आगे डिवाइड होगा, लैम्डा इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी क्या है, दिस इज वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। ये फोटॉन, कोई भी हमारे पास फोटॉन है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब यहां पर जो भी मैं बात बताऊंगा, ये जुमलों की हेरा फेरी बड़े गौर से समझना भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अभी अभी मैं ये कह रहा था कि दिस इज वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन विच हैज मोमेंटम p। मोमेंटम इन क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मोशन में होगा, फोटॉन मोशन में होगा तो उसकी वेवलेंथ होगी। अब फोटॉन एक पार्टिकल है, तो मैं इसी जुमले को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि कोई भी पार्टिकल जिसका मोमेंटम p होगा उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं, हमारा जहन भी शायद, मुझे उम्मीद है, एक्सेप्ट कर रहा होगा कि पार्टिकल भी कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव। तो कोई भी पार्टिकल जो मोशन में होगा विच है सम मोमेंटम, उसका जब वो एज अ वेव बिहेव करेगा तो उसकी एक सर्टेन वेवलेंथ हो सकती है। तो अब मैं क्या कहता हूं कि वी कैन से दैट any particle having momentum p if behaves as waves, हर जगह पर तो नहीं ना बिहेव करता, लाइट भी हर जगह पर तो एज अ पार्टिकल नहीं बिहेव करती, कुछ जगह पर वेव, कुछ जगह पर पार्टिकल। इस वजह से मैं पार्टिकल के लिए भी ऐसे कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है और वो बिहेव करे एज अ वेव, देन इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो उसकी वेवलेंथ के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही जो हमारे पास फोटॉन पार्टिकल के लिए है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ये बात समझ में आई कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल विच इज हैविंग सम मोमेंटम, तो वो अगर बिहेव करे एज अ वेव, अगर वो वेव के तौर पर बिहेव करता है, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब फोटॉन था, जब फोटॉन था तो फोटॉन का मैस था m, उसकी स्पीड थी c। लेकिन अब हमारे पास जनरल पार्टिकल है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए अब हम जनरल रिजल्ट लिखेंगे, और वो जनरल रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है कि सो इफ अ पार्टिकल ऑफ mass m हैज वेलोसिटी v, पार्टिकल है जिसका मैस m है, उसकी वेलोसिटी v है, देन इट्स वेवलेंथ, अगर वो एज अ वेव बिहेव करे तो तब इट्स वेवलेंथ इज, तो क्या जनरल फार्मूला बन गया एक और, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी।
लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया किसका, कोई भी पार्टिकल जिसका मोमेंटम है p, अगर वो एज अ वेव बिहेव करे तो उसकी वेवलेंथ का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर वो पार्टिकल जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी v है, तो फिर मोमेंटम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस मोमेंटम की जगह पर हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू mv। तो फिर उसकी वेवलेंथ का रिलेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक हो गया। तो अब हमने बात कहां से स्टार्ट की, हमने बात स्टार्ट की है फोटॉन से, जहां से हमने फोटॉन की क्या कैलकुलेट की है, वी कैलकुलेटेड इट्स मोमेंटम। और फिर जब मोमेंटम का रिलेशन हमारे पास आ गया तो फिर हमने अगले जगह पर ये कहा कि फोटॉन का मोमेंटम अगर ये है तो उसकी वेवलेंथ का रिलेशन यहां से क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। फिर यहां पर हमने ये कहा कि अगर फोटॉन हमारे पास एक पार्टिकल है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो फिर कोई भी पार्टिकल, कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, अगर वो बिहेव करता है एज अ वेव, तो फिर उसकी वेवलेंथ का भी यही रिलेशन होगा। और वो क्या होगा, एनी पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव, तो उसकी वेवलेंथ का फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और फिर उस जनरल पार्टिकल के लिए सिर्फ फोटॉन विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकता है, तो उसका मोमेंटम बनता था mc। लेकिन आम पार्टिकल जो है वो तो नहीं ट्रेवल करते विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे कैन नेवर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर आम पार्टिकल के लिए मोमेंटम का फार्मूला क्या बन जाता है, p इज इक्वल टू mv। तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बन जाती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैं यहां पर अब क्या कह देता हूं, सो डी ब्रॉगली wavelength for a particle behaving as wave is, क्या फार्मूला आएगी, lambda is equal to h/mv। now I ask you, please ask any question। anyone, किसी का कोई सवाल है, अहमद खान? No, sir. चलें, जोया, हुजैफा, राबिया सहर, अली, साद, हुरैरा, आप लोग बताएं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ वासिक, आपका कोई सवाल है मेरा सोना? नो सर। हुरैरा, आप क्लास में हैं मेरा सोना? यस सर, क्लास में ही हूँ। चले, समझ आ रही है या कोई सवाल नहीं है आपका? यस सर। नो सर। मोईज, मरियम, पलवशा? नो सर। तैमूर, आप बताएं। नो सर। अलिशबा, एमन, आबिद? नो सर। नो सर। चलें ठीक है। उज़मा अरशद, आपको कुछ समझ आई? आप दिनों बाद आई हैं। यस सर, आ गई। चलें ठीक। पलवशा, आप सुन रही हैं? आपकी आवाज नहीं आई। खुशबख्त? जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है। हफीज और हाजिक, आप भी बता दें प्लीज। यस सर, आगे समझ। चलें, चलो मेरा सोना, फिर बड़े गौर से हम आगे बढ़ते हैं एक और बात की तरफ। वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि फिर डेली लाइफ में ये हम भागते दौड़ते हैं, गाड़ियां आपस में टकराती हैं, कुलैयन होते हैं, तो हमें वही बातें नजर आते हैं। स्नोकर की टेबल पर दो बाल आपस में टकरा रहे हैं, तो वही बातें नजर आती हैं जो आम कुलैयन की बात है, जो पार्टिकल वाली बातें। तो हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते? तो देखना यार कि हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले फोटॉन है वो गैमा रे वाले हैं। गैमा रे, इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है हमारे पास, जो अभी तक हमारी जो बेस्ट मशीनरी है वो ऑब्जर्व कर पाती है, और वो मैक्सिमम
10 पावर -12 मीटर ये एक्स रेज की होती है। इस रेंज से हमारे पास उससे कम कहाँ तक हो सकते हैं, 12 पावर -15 मीटर, लगभग इतनी होती है। ठीक हो गया। इससे और ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो हमारे पास जो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, हमारी आंखें तो 10 पावर -7 मीटर वाली ऑब्जर्व कर पाती है ना विजिबल लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट उससे ज्यादा शार्ट है, हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते। एक्स रेज, गामा रेज ये हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। ठीक है, टाइम टू शॉर्ट है। मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूँ। अब जरा ये देखें कि अगर एक पार्टिकल है, उसका मैस है 1 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, वो 10, 20, 20 को 1000 मैं कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, यानी 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो स्पीड पे अगर ट्रेवल कर रहा है, बहुत ही हम अन्नी मचा दें, कोई इतनी तेज स्पीड से कोई चीज ट्रेवल कर रहा है 1000 मीटर पर सेकंड से, कोई बुलेट फायर कर दी है, कुछ भी 1 किलोग्राम का कोई तोप का गोला है, तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मुताबिक उसकी वेवलेंथ क्या बनेगी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। h प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 पावर -34 m1 v 10 पावर 3, ये ऊपर जाकर और माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6.63 into 10 पावर माइनस। यस सर। हाँ, वो मेरे मोबाइल पे कॉल आ गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। मैं बस कंक्लूड करता हूँ कि वो मैस अगर 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो वो क्या आंसर आता है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 6.63 10 पावर -34, ये 3 ऊपर जो जाता है वेलोसिटी की वैल्यू तो -37। ये कितनी छोटी वेवलेंथ है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए डेली लाइफ में जो आम ऑब्जेक्ट है उसका मैस 1 किलोग्राम तो नहीं होना। मैं मूव कर रहा हूँ, आप लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पर 100 किलोग्राम वाले बंदे हैं, 50 किलोग्राम वाले हैं, चलो कोई 2-4 छटांग कम कर लेंगे, जो कुछ लड़कियां कहेंगी कि 50 किलो नहीं है, और अली साहब भी कह सकता है, वो आज नहीं आया हमारा सोना, क्या नाम है, क्या नाम था, तैयब, तो वो 4-5 किलो और कम कर लें। तो जितना मर्जी मैस यहाँ पर आप रखेंगे, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ग्राम में भी अगर लेंगे तो वेवलेंथ इतनी शार्ट आती है कि वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टू शार्ट टू बी डिटेक्टेबल। इसलिए डेली लाइफ में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेव नेचर हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो हम किसके लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, 9.11 इंटू 10 पावर -31। तो यहाँ पर 10 पावर -31 जब ऊपर जाएगा, इसका 10 पावर -34 होता है, तो ये जाकर उसकी वेवलेंथ को किस में चेंज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। उसका आंसर हमारे पास इतना शार्ट नहीं आएगा, वो इस रेंज में आ जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, कि वो हमारे पास डिटेक्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे पास जब तक कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, उस वक्त तक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की वेव नेचर को स्टडी करना हमारी मसला होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए दिस हैज बीन प्रूव्ड, सो दिस इज आल्सो प्रूव दैट कि पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का क्वेश्चन है? नो सर। चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मैं इसकी एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, जो उसको देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।